हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और दोस्तों, ये सेशन रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं टॉप के जो 2100 प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की, पीटीटी की, बीएसटीसी की या फिर आरएएस की। दोस्तों, आप समझते हो कि आरएएस का लेवल हाई होता है। लेवल किसी भी एग्ज़ाम का हाई नहीं होता है। पेपर जो बनाया जाता है वो आपको फेल करने के लिए बनाया जाता है, न कि पास करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करिए तो पटवार में 5000 फॉर्म भरे गए हैं और सिंपल सा क्वेश्चन ये तो पूछा नहीं जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। और आरएएस में भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। तो आज के सेशन का अध्ययन करें। शुरू से पहले पहला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये रहेगा दोस्तों कि जोधपुर जो है यहाँ पर प्रथम जनगणना कब की गई। पहला ऑप्शन है 1882, 22, 81 या फिर 76। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 1881 में जोधपुर जो है यहाँ पर पहली जनगणना की गई। और ये आरएएस के लेवल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1881 में जोधपुर में प्रथम जनगणना की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो सती प्रथा ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में थे उस समय, और इस पर रोक लगाई गई सबसे पहले किस राज्य में। तो ये क्वेश्चन अपने आप में टॉप हो जाता है। और ये कब की घटना है। तो 1830 की घटना है। पूरे भारत में पूछा जाएगा सर्वप्रथम तो 1828 ईस्वी में रोक लगाई गई। और यहाँ पर राजस्थान से ये क्वेश्चन है कि 1830 में कहाँ पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई। करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर। दोस्तों, वो राइट आंसर की बात करें तो अलवर जो राज्य है यहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा पर 1830 ईस्वी में रोक लगाई गई। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजस्थान के संदर्भ में ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोटा के महाराव जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ। देखो, कोटा का तो है महाराव और जालिम सिंह जो है इनके मध्य मांगरोल का युद्ध कब लड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला ऑप्शन दे रखा है 5 अक्टूबर 1822, 1 नवंबर 1821, 1 अक्टूबर 1821 या फिर 20 अक्टूबर 1831। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी में लड़ा गया कोटा के महाराव और जालिम सिंह के मध्य। झाला जालिम सिंह जिनके द्वारा ये कोटा दुर्ग का बनाया गया था, जो बाहर का प्रकोटा है। और यही के मध्य और कोटा के महाराव के मध्य युद्ध होता है जिसे मंगरोल का युद्ध कहा जाता है। और ये 1 अक्टूबर 1821 में लड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मास्टर आदित्येंद्र का शिष्य कौन था। मास्टर आदित्येंद्र जो है इनके शिष्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद बिसा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रताप सिंह बारठ जो है जो कि महान क्रांतिकारियों में शामिल है। और ये जो है ये आदित्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मास्टर आदित्येंद्र नाथ इनके गुरु थे, यानी प्रताप सिंह बारठ के गुरु पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनका शिष्य कौन था। तो प्रताप सिंह बारठ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। हरिबा उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका थी इनका संपादन किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर हरिबा उपाध्याय ने नवजीवन, सरस्वती, औदुंबर या फिर भगवती। दोस्तों, हरिबा उपाध्याय की जो प्रसिद्ध पत्रिका थी उसका नाम था सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जो कि हरिबा उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरिबा उपाध्याय का जन्म कब हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएएस में बखूबी पूछे जाते हैं। और आजकल के ये क्वेश्चन ट्रेंड में है कि हरिबा उपाध्याय का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1894 में, 96 में, 92 या फिर 95 में। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 1892 ईस्वी में हरिबा उपाध्याय का जन्म होता है।
और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हरिभा उपाध्याय जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो राजस्थानी व्यक्ति पूछा गया है। राजस्थान के संदर्भ में अगर भारत के विषय में बात करें तो वो पहला व्यक्ति मंगल पांडे था। मंगल पांडे को सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में ये फांसी दी गई। और यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के संदर्भ में, तो बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो मेहराब खां, लाला हरदयाल, लाला जयदयाल, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया जो कि बीकानेर के निवासी थे, इनको सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ाया गया था, क्योंकि अमरचंद बांठिया जो है 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनको धन प्रदान करते हैं, तो उनको सहायता करते थे। और ये जो है अमरचंद बांठिया ये ग्वालियर एमपी में सेठ थे। यहाँ पर राजा का लेखो जगह देखा करते थे। और अमरचंद बांठिया बीकानेर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब की गई? मेवाड़ हरिजन जो सभा है इसकी स्थापना 1940, 1930, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा 1932 या फिर 41। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि मेवाड़ हरिजन जो है, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब की गई? तो 1841 में की गई, 1941 में की गई मेवाड़ हरिजन की स्थापना। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना पूछा गया। हमने मेवाड़ हरिजन के बारे में देखा था। मेवाड़ हरिजन की स्थापना है वो 1941 में हुई। यहाँ पर मीणा क्षेत्रीय महासभा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट रहेगा। 1933 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। यहाँ पर राइट आंसर ये रहेगा। 1941 में हमने देखा कि मेवाड़ हरिजन की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति जो है इसके संस्थापक पूछा गया है, जिसकी स्थापना भरतपुर में की गई। जगन्नाथ कंकड़, यमुना प्रसाद वर्मा, और अगला ऑप्शन है चांदमल सुराणा या फिर जगन्नाथ अधिकारी। दोस्तों राइट आंसर रहेगा जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में की गई। किसके द्वारा? यह व्यक्ति है जगन्नाथ अधिकारी। निम्न में से प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? तो प्रशस्ति रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राज प्रशस्ति जो है ये महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित की गई, लिखवाई गई। और ये जो प्रशस्ति है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में सम्मिलित है। निम्न में से हिंदुपत किसे कहा जाता है? हिंदुपत यानी अंतिम ऐसा राजा जो कि पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर सकता था। और ये जो हिंदुपत है ये महाराणा सांगा, कुंभा, बप्पा रावल जो कि जिनका मूल नाम कालभोज, और ये संस्थापक थे गुहिल वंश के। और इन्हीं गुहिल वंश में एक प्रतापी शासक आता है महाराणा सांगा, और ये महाराणा सांगा को कहा जाता है हिंदुपत। और ये वही महाराणा सांगा है जो कि पाती पर्वन की प्रथा को चलाते हैं। पाती परिवर्तन यानी सभी राजाओं को संदेश भेजकर एकजुट करने की जो परंपरा थी उसे पाती पर्वन कहा जाता था। निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहना वर्णित किया गया है। तो लूणकरण, ये जो लूणकरण है ये बीकानेर के शासक है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों इनको कहा गया है कलयुग का कर्ण। तो कलयुग का कर्ण किसने कहा है? राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ में, राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में, अजय राज के बिजोलिया शिलालेख में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गल ये रहेगा। राय सिंह के जो जूनागढ़ शिलालेख है दोस्तों हमें पता है कि राव लूणकरण जो है ये बीकानेर के शासक थे। और इन्हीं के संदर्भ में अगर कुछ कहा जाएगा तो बीकानेर राज्य में ज़्यादातर उचित रहेगा। तो राय सिंह के द्वारा जो जूनागढ़ शिलालेख लिखवाया गया उसमें लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मूर्ति कला के श्रेष्ठ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है?
तो ये शेष रखने वाले सोमपुरा जाति के जो शिल्पी है, जो कि मूर्ति कला में शेष हासिल किए हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाते हैं ये सोमपुरा की जाति के लोग। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा डूंगरपुर। दोस्तों ये सोमपुरा जाति की जो निवासी है, ये बांसवाड़ा की निवासी है और इनके द्वारा मूर्तियां बनाई जाती है, तो ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जालोर का कश्मीर पूछा जा सकता है, राजस्थान का कश्मीर पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, चाहे वो लेवल किसी भी संदर्भ में क्यों ना हो। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सांचौर, जसवंतपुरा, भीनमाल, बड़गांव, रानीवाड़ा। तो राइट आंसर रहेगा सांचौर, ऑप्शन नंबर ए इसे कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बड़गांव या फिर रानीवाड़ा जो है ये जालोर का कश्मीर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस रियासत के हाई कोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा ऐसा रियासत था जिसके हाई कोर्ट को महेंद्राज सभा? मारवाड़, किशनगढ़, भरतपुर या फिर मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भरतपुर, मेवाड़ की जो कोर्ट थी, जो मेवाड़ रियासत की जो कोर्ट थी उसे महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि सब कब की? तो ब्रिटिश सरकार ने 1860 ईस्वी में, यानी दोस्तों 1857 की क्रांति के 3 वर्ष बाद 1860 ईस्वी में किसके साथ? जैसलमेर के साथ नमक संधि करता है कौन? ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। बालमुकुंद बिसा ये प्रथम शहीद है जो कि भूख हड़ताल में मरते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। गोकुल जी वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वैद्य मगाराम जो है ये बीकानेर रियासत में आंदोलन करने वाले प्रथम नेता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि शेर ए भरतपुर किसे कहा गया है, तो वो कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो सांबर झील जहाँ पर राजस्थान का नहीं है परंतु भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, 8.7% या फिर नमक उत्पादन होता है पूरे भारत का। और यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? 64-65 में, 74-75 में, 69-70 में या फिर 61-62 में। दोस्तों जैसलमेर के साथ संधि हमने देखी, नमक संधि कब की? तो वो की थी 60 में। और यहाँ पर 69-70 का जो दौर था उस वर्ष इन्होंने पूर्णतः सांबर झील पर नियंत्रण कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि सर प्रताप सिंह ने 1900 ईस्वी में जोधपुर के रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे? रिसाला, ये जो रिसाला है, ये रिसाला क्या होती है दोस्तों? ये ऊंटों की जो सेना होती है, ऊंटों की सेना, ऊंटों पर सवार जो सेना होती है उसे रिसाला कहा जाता है। और 1900 ईस्वी में प्रताप सिंह रिसाला सेना को लेकर कहाँ गए थे, किस क्षेत्र में युद्ध करने गए थे? तो ये चीन गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला को लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे? तो ये गए थे चीन में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? चावड़ा, चौहान, सोलंकी या फिर राठौड़। दोस्तों बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में और सिरोही पर शासन किया था चावड़ा राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पद्मनाभ द्वारा राजरूप, कन्नड़देव प्रबंध, गुण रूपक, गुण भाष्य। तो पद्मनाभ के द्वारा रचा गया दोस्तों वो था कन्नड़देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और कन्नड़देव जो कि जोधपुर के प्रतापी शासक थे, जो कि 1311 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर केसरिया होता है, साका होता है। निम्न में से किसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन क्या कहा गया है? राणा हमीर जो है ये सिसोदिया वंश के संस्थापक हैं और ये जो सिसोदिया वंश है
ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मेवाड़ में देखने को मिलता है। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की जो नींव है ये राणा हमीर के द्वारा रखी गई। और किस अभिलेख या फिर स्तंभ में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कोसुंडी शिलालेख, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या फिर चिरवे का लेख। दोस्तों ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें राणा हमीर को जो है ये विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जगमोहन भट्ट है, कालीराम कायस्थ है, जयनाथ है, बांकीदास है। तो तारीख ए राजस्थान की जो रचना है ये कालीराम कायस्थ के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयपुर की जो स्थापना है ये किन के द्वारा की गई और किस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है? सूरज प्रकार, बुद्धि विलास, खुमान रासो। राइट आंसर रहेगा बुद्धि विलास जो ग्रंथ है इसमें जानकारी मिलती है किसकी? जयपुर राज्य की स्थापना की, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वह शिलालेख जिसमें 52 श्लोक वेद वर्मा द्वारा रचित है एवं बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। तो बप्पा रावल जिसे हम काल भोज कहते हैं और यहाँ से लेकर समर सिंह तक का जो सेशन है वो बताया गया है। और वो कौन सा शिलालेख है जिसमें 52 श्लोक वेद वर्मा द्वारा रचित है? चिरवे का शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, आबू का शिलालेख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा आबू का जो शिलालेख है, यहाँ से ये जानकारी मिलती है। बप्पा रावल जो शासक बनते हैं उससे लेकर समर सिंह के तक जानकारी मिलती है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो आबू का शिलालेख है वेद वर्मा द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट। निम्न में से मेवाड़ की रानी कर्णवती के जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो कर्णवती के समय यहाँ पर जौहर होता है मेवाड़ क्षेत्र में, तो संग्राम सिंह का ताम्रपत्र 1433, पूर्व का ताम्रपत्र, बांसवाड़ा का दानपत्र या फिर प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। पूर्व का जो ताम्रपत्र है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उसमें जानकारी मिलती है कि एक रानी कर्णवती के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में जौहर किया जाता है। निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? तो मुगल राजपूत जो वैवाहिक संबंध है इनके वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? बकालिया का लेख, मकराना का लेख, अमरपुर का लेख, बरबत का लेख। तो दोस्तों बरबत का जो लेख है यहाँ से जानकारी मिलती है कि मुगल एवं जो राजपूत संबंध है ये सर्वप्रथम किस रियासत में ये संबंध बनाते हैं? तो ये बरबत का जो शिलालेख है उससे जानकारी मिलती है। 1200 ईस्वी में सबसे पुराना फारसी लेख कहाँ स्थित है? 1200 ईस्वी का सबसे पुराना फारसी लेख पूछा गया। आमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर टोंक। राइट आंसर रहेगा अजमेर। अजमेर में है 1200 ईस्वी का सबसे प्राचीन लेख। यहाँ पर राइट आंसर अजमेर रहेगा। निम्न में से 1713 ईस्वी में दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ स्थित है? 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख पूछा गया है। सबसे पुराना भी हमने देखा 1200 ईस्वी का जो कि बरबत का लेख था, बर्बर का। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उदयपुर में स्थित है दक्षिणामूर्ति जो 1713 ईस्वी का लेख लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चित्तौड़गढ़ में पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के उपदेश में किसने करवाया? तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और भरतपुरी जी जो आचार्य है इनके आदेश पर तेज सिंह, जैतल देवी ने, बप्पा रावल में राणा कुंभा ने। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जैतल देवी के द्वारा पार्श्वनाथ का मंदिर आचार्य भरतपुरी जी के उपदेशों पर या फिर आदेशों पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। और क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है?
आमेर का लेख, कुंभलगढ़ का अभिलेख है, एकलिंग जी का मंदिर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कुंभा के जो व्यक्तिगत गुणों का बोध है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहम्मद नैणसी की जन्म स्थली कहाँ है? तो राजस्थान का इन्हें कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है अबुल फजल, और इनकी जन्म स्थली हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों तो पहला ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, बीकानेर, पाली या फिर मेड़ता। दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है जोधपुर। मोहम्मद नैणसी की जन्म स्थली है जोधपुर, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो महान व्यक्ति का संबंध चित्तौड़ से सर्वप्रथम माना जाता है। तो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जो जन्म है वो चित्तौड़गढ़ से हुआ था। निम्न में से बात करें तो निम्न में से राजस्थान में परमारों का प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में रहा? परमार जो है इनका प्रारंभिक क्षेत्र पूछा गया है। प्रारंभिक जो क्षेत्र था शासन का, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, आबू के आसपास का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दोस्तों आबू के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ पर पहले परमारों का शासन था, उसके बाद यहाँ पर चावड़ा राजपूत शासन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की प्रतिहार नरेश कुवक का वर्णन कहाँ से मिलता है? प्रतिहार जो नरेश है शासक है, कुकक इनकी जानकारी घटियाला के शिलालेख, सिवाना के शिलालेख, नाथ प्रशस्ति, कणस्वा का लेख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ये जो सॉरी दोस्तों यहाँ पर घटियाला का जो शिलालेख है यहाँ से कुकक की जानकारी मिलती है जो कि प्रतिहार शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चौहान का वंशावली का ज्ञान कहाँ से होता है? चौहानों की वंशावली का ज्ञान बिजोलिया शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख, राय सिंह प्रशस्ति। और ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है यहाँ पर चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी वंशावली की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किस से संबंधित है? राज प्रशस्ति जो शिलालेख है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, अमर सिंह 1576, राज सिंह 1676। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किस में कहा गया है? फारसी त्वारिख, कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा को कहा गया है धर्म और पवित्रता का अवतार। ऑप्शन नंबर डी पर बात करें तो एकलिंग महात्म्य, तो राइट आंसर रहेगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें महाराणा कुंभा को पवित्रता और बात करें धर्म का अवतार कहा गया है। निम्न में से कुंभाकालीन रणकपुर के जो लेख है बूंदी में का क्या नाम मिलता है? कुंभाकालीन जो रणकपुर लेख है इसमें बूंदी का क्या नाम मिलता है? हाड़ौती, बंदूघाटी, वृंदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है वृंदावली कहा जाता था बूंदी को। और ये किस में कहा गया है? कुंभाकालीन जो रणकपुर के जो लेख थे, रणकपुर पाली के। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन किस रियासत के शासक का था? तो ये बांसवाड़ा के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दोस्तों ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब रियासतों का गठन बंधन हो रहा था, जब राजस्थान एकजुट हो रहा था, तब इनसे अपनी रियासत को छीनने के बारे में कहा गया, यानी रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। तब ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा था हूँ। तो ये बांसवाड़ा के शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 में राज्य में कितने जिले थे? 1 जनवरी 1956 तक पूछा गया है। तो यहाँ तक पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 24 जिले थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 26 जिले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसमें 1 नवंबर 1956 में पूछा जाए तो इसमें अजमेर भी शामिल था, क्योंकि अजमेर को 1 नवंबर 1956 में सम्मिलित किया गया। 26 जिले थे। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल की गई?
तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों जो रियासतें हैं, JJJB, ये चारों रियासतें आती है चौथे चरण में, और चौथे चरण को कहा जाता है वृत्त राजस्थान। राजधानी बनाया जाता है जयपुर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी? तो वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 की 7 में जो अवार्ड दिया गया है ये संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। और यूएनओ के द्वारा ये वुमेन टुगेदर अवार्ड 2007 में सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहला प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सन 1929 में माँ किसको रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन थी? तो ये घटना है दोस्तों 1929 की, और यहाँ पर प्रस्तुति देती है वो है गौरीबाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से अपराजित शिलालेख से प्राप्ति कहाँ से हुई है? अपराजिता का जो शिलालेख है ये प्रतापगढ़, मंडोर, नागदा या फिर नाडोल। दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागदा। नागदा पड़ता है उदयपुर में, और यहाँ से अपराजिता का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 8वीं शताब्दी का जो मानमोरी का लेख है ये किससे प्राप्त हुआ था? कनिंघम को, गौरीशंकर सांकला को, कर्नल स्टिलिन को, कर्नल जेम्स टोड को। मानमोरी का जो शिलालेख है ये कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा डी करेक्ट, जो कि 8वीं शताब्दी का है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस अभिलेख में 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी मिलती है? 4 प्रमुख वर्ण जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य की जानकारी मिलती है। चित्तौड़ लेख 971 का, प्रतापगढ़ शिलालेख 1946 का, ओडिशा का लेख या फिर इनमें से कोई नहीं। ओडिशा का जो लेख है ये 956 ईस्वी का है। इसमें जो 4 वर्ण होते हैं उनकी जानकारी मिलती है, और ये 956 ईस्वी का है। निम्न में से राय सिंह प्रशस्ति 1593 ईस्वी का रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन दे रखा है राव बीका, जैन मुनि, क्षेमरतन, राय सिंह, जैन मुनि जैता। तो राइट आंसर रहेगा वो है जैन मुनि जैता जो है ये राय सिंह प्रशस्ति जो कि 1593 ईस्वी में लिखी गई इसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया कि अकबर के चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? दोस्तों अकबर जो सिक्का चलाता था उसे विजय शाही, झाड़शाही सिक्का एलची या फिर कलदार सिक्का एलची कहा जाता था। एलची जो सिक्का है ये अकबर जब अमर सिंह के साथ संधि स्थापित करता है उसके बाद यहाँ पर जो सिक्के चलते हैं वो चलते हैं एलची नामक, और ये ज़्यादा एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि अकबर के सिक्कों को क्या नाम था, तो वे एलची थे। आज हमने 50% कवर कर लिए हैं। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, हम इसे में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।